हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मेरी एक नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से। तो दोस्तों, आज आप लोगों को मेरा गेटअप थोड़ा चेंज लग रहा होगा क्योंकि मैंने साड़ी पहनी है काफ़ी टाइम के बाद। मेरा मन था साड़ी पहनूँ, लेकिन अभी ना मेरी लास्ट महीने की प्रेगनेंसी चल रही है और ऐसे में मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ ज़्यादा। तो सोचा घर पे ही अपने जो शौक है पूरे करूँ, क्योंकि कुछ टाइम के बाद जब बच्चा होगा तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होंगी। फिर तो शायद मौका मिलेगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग फैमिली में बहुत कम लोग हैं। मम्मी ड्यूटी वाली हैं, घर पे उस समय बहुत सारे काम भी होंगे, बच्चे को भी देखना होगा, तो बहुत सारी ज़िम्मेदारी के बीच ना अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। तो कहते हैं कि एक प्रेग्नेंसी लेडी को वो सारे शौक पूरे करने चाहिए जिससे वो खुश हो, उसको फीलिंग गुड आए, क्योंकि उससे बच्चे को भी अच्छा असर पड़ता है। तो सोचा आज साड़ी पहन लूँ। और दोस्तों, बताना कमेंट में कि मेरा आज का गेटअप कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो दोस्तों, आज ना मैं आपके साथ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी से जुड़ी हुई कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मुझे पता चला अपनी प्रेगनेंसी के बारे में। फिर जब मैंने फैमिली में बताया क्या रिएक्ट रहा, उस समय शुरू के टाइम पे मुझे क्या-क्या परेशानियाँ हुई, मैंने खुद को कैसे सँभाला, कैसे मैनेज किया। क्योंकि जब मेरी प्रेगनेंसी थी स्टार्टिंग की ना, तब मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब थी। आप लोगों को पता है उस समय दीदी की तबीयत ख़राब थी हमारी, मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो सोचा आज ये सारी बातें शेयर करूँ आपके साथ, क्योंकि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है ना, उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें अपनी शेयर करना चाहती है, बहुत कुछ जानना चाहती है। तो सोचा आज इसी टॉपिक पे बात की जाए बैठ के आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है। पहली प्रेगनेंसी में जब मेरा बेटा हुआ था तब भी मैं व्लॉग नहीं बनाती थी। उस समय मैंने कुछ भी चीज़ें शेयर नहीं की हैं आप लोगों के बीच। लेकिन इस बीच तो मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर भी कर दी। आप लोगों को पता होगा मेरे को कितनी सारी दुःख तकलीफ़ें भी होती हैं। तो इस बार ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी से मैं फ्री हो जाऊँ, जो भी मेरी दिक्कतें हैं ख़त्म हो जाएँ, क्योंकि सच में अब सहन नहीं हो रहा है, इतनी सारी दिक्कतें, परेशानियाँ हो रही हैं, झेलना मुश्किल हो गया है। तो भगवान से यही चाहती हूँ अच्छे से इस बार डिलीवरी हो जाए और मैं फ्री हूँ। क्योंकि जो मेरी पहली प्रेगनेंसी थी, जब मेरा बेटा हुआ था वंश, तब मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। 9 महीने का मैं बहुत ज़्यादा फिट थी, स्ट्रॉन्ग थी। मैं अपनी परेशानियाँ बताती नहीं थी, क्योंकि मैं इतना कुछ झेल लेती थी। लेकिन अभी ना बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो जा रही हैं, मुश्किल हो जा रही हैं, बीच-बीच में तकलीफ़ इतनी ज़्यादा हो जा रही है। तो आज मैं आपको बताऊँगी शुरू के मंथ से कि मुझे कैसे पता चला। तो दोस्तों, जब मुझे अपनी प्रेगनेंसी का पता चला तब मैं थी दिल्ली में। वहीं मुझे पता चला, क्योंकि पहले ये मुझे पता चला मार्च के महीने में, जब मार्च से होली होती है, उसके बाद से होली के दिन दीदी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो होली के 1-2 दिन बाद ना दीदी, वंशु के पापा और हमारे दादा लोग चले गए थे दिल्ली एम्स में दीदी को दिखाने के लिए, क्योंकि हल्द्वानी में बोल दिया था, इनको रेफ़र कर दिया था दिल्ली के लिए। तो जब दिल्ली एम्स में वंशु के पापा दीदी को दिखा रहे थे, तो वहाँ से पता चला कि दीदी का इलाज लंबा चलेगा, उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम है। तो जब उनको ऐसा पता चला तो उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, परेशानी हुई, वो भी अंदर से टूट गए और वो अकेले ही पड़ गए वहाँ पे। तो वंशु के पापा ने घर पे फ़ोन किया, फिर मम्मी से बोला कि मम्मी से पूजा को भी भेज दो यहाँ पे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही। दीदी के हाथ-पैर काम नहीं कर रहे थे, बहुत परेशानियाँ थी उनको। तो मैं भी चले गई, 2-3 दिन बाद मैं भी चली गई मार्च के महीने। और ज उस समय ना जब मैं वहाँ गई तो मुझे पता चला कि मेरी डेट ही मिस हो गई है। और मतलब मैंने टेस्ट तो नहीं करवाया था, लेकिन मुझे वैसे पता चल गया था। मैंने सोचा शायद आगे-पीछे हो जाए, तो 10-15 दिन बाद मुझे कन्फर्म हो गया था कि हाँ, मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। लेकिन मैंने 1 महीने तक किसी को नहीं बताया, क्योंकि उस समय जब मेरे को पता चला ना, खुशी नहीं हुई, सच बताऊँ तो। जो खुशी होती है ना बच्चे के आने की, वो सच में खुशी नहीं हुई, क्योंकि इतना टेंशन था, इतना प्रेशर था दिमाग में। वंशु के पापा रो रहे थे, मम्मी रो रहे थे, दीदी बेड पे पड़े थे, ना वो चल पा रहे थे, ना कुछ बोल पा रहे थे। इतनी उनकी हालत खराब थी, उनको इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी। तो इस वज़ह से ना मेरे को भी बिल्कुल ज़्यादा अच्छा फ़ील नहीं हुआ उस टाइम पे, और मैंने किसी को बताया भी नहीं। तो मैंने सोचा अगर मैं अपनी ये बातें बताऊँगी, सब लोग और टेंशन में हो जाएँगे और परेशान हो जाएँगे, क्योंकि होता ही है जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, उसको भी फिर दिक्कतें होती हैं, तो उसके बारे में भी सोचा-विचारी हो जाती है। ना मैंने घर पे बताया, ना वंशु के पापा को बताया, ना दीदी को, किसी को भी नहीं बताया। लेकिन मेरे को भी बहुत सारी दिक्कतें होने लग गई थी। वहाँ पे मुझे खाने की भूख नहीं लग रही थी, बिल्कुल नहीं। मेरे को खुद ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैंने कहा अगर मैं बता दूँगी तो दीदी लोग शायद होपलेस हो जाएँगे, और उस समय दीदी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मेरी।
तो मैं पूरा दिन दीदी के साथ बैठती थी, उनके हाथ-पैर काम नहीं करते थे, उनकी मालिश करना, उनके लिए जूस बनाना, सारी चीज़ें मैनेज करती थी, बाकी वंशु के पापा भी लगे रहते थे। और दोस्तों कहते हैं ना, अगर एक औरत बीमार होती है, अगर उसके सहारे के लिए दूसरी औरत रहती है ना, तो उसको बहुत अच्छा फ़ील होता है। वो अपनी मतलब दुःख-दर्द जो है ज़्यादा शेयर कर पाती है। तो इस वज़ह से मैं नहीं चाहती थी कि दीदी लोग को ये पता चले, अगर उनको पता चलता वो मेरे को घर को भेज देते। तो मैंने 2-3 महीने तक उनको बताया नहीं। उसके बाद से अप्रैल के महीने में लगातार मार्च महीने में हम अप डाउन कर रहे थे, मेरी प्रेगनेंसी भी थी, फिर भी मैं हॉस्पिटल भी जा रही थी, हॉस्पिटल से रूम पे आ रही थी, पूरा दिन हॉस्पिटल में भागा-दौड़ी हो रही थी, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, मेरे को चक्कर भी आ रहे थे, लेकिन मैंने नहीं बताया, भूख नहीं लगती थी बिल्कुल नहीं। तो उसके बाद से अप्रैल में दीदी का ऑपरेशन हो गया था 2 अप्रैल को। तो अप्रैल में फिर 18-19 अप्रैल को हम लोग आ गए थे रूम पे। रूम पे आने के बाद भी बहुत सारी दिक्कतें होती थी, क्योंकि 18-19 दिन तक दीदी का यूरिन बैग लगा हुआ था। दीदी को चलने के लिए बिल्कुल मना किया था। उनको नहलाने के लिए भी हाथ पकड़ के ले जाना पड़ता। तो उसमें मैं और वंशु के पापा ही थे उनके साथ अकेले, उनकी केयर करने वाले। और ऐसे ना मैंने अपनी दिक्कतें ना मैंने वंशु के पापा को बताई, ना दीदी को बताई, ना घर पे बताई। अगर मैंने सोचा घर पे बताऊँगी, तो फिर शायद मम्मी लोगों को भी यहाँ से टेंशन होगी। तो अचानक एक दिन क्या हुआ, जब दीदी रिकवर हो गई थी, मतलब रिकवर क्या, हल्का-हल्का बाहर अंदर चलने लग गई थी। डॉक्टर ने बोला अब 1 महीना हो गया है ऑपरेशन को, अब हल्का-हल्का इनको चलाओ। तो जब मैं हल्का-हल्का चलाती तो आपस में तब बातचीत होती थी, तो दीदी ने मुझसे उस समय बोला कि पूजा तू खाना-पीना क्यों नहीं खा रही है? तू तो बहुत कमज़ोर हो गई है और तुझे कुछ टेंशन है, कुछ परेशानी है, बता मुझे। कहीं तुझे मेरे वज़ह से कुछ दुःख-तकलीफ़ तो नहीं हो रही? तो दोस्तों पता है, इतना सुन के ना फिर मैंने दीदी से अपनी बात शेयर कर दी कि दीदी इस बार ना मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है और इस वजह से मुझे भूख नहीं लग रही। तो दोस्तों पता है उस समय दीदी ने मुझे बहुत डाँटा। दीदी ने बोला कि तुझे अपना भी उतना ख़्याल रखना चाहिए, तूने खाना नहीं खाया है, 2 महीने हो गए हैं, तू मेरी देखभाल कर रही, तू सुबह-शाम उठी है और तुझे बताना चाहिए था, तुझे ये चीज़ें छुपानी नहीं चाहिए थी। तुझे पता है मेरी प्रेगनेंसी में कितनी दिक्कतें हुई हैं, तो तुझे अपने बारे में तो सोचना चाहिए, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए थी, क्योंकि दोस्तों हॉस्पिटल जाने में ना सीढ़ियाँ चढ़ना-उतरना ये सब तो नॉर्मल होता है, लेकिन अब मैं अगर बता देती तो शायद परेशानी हो जाती, इसी वजह से मैंने नहीं बताया। फिर जब मैंने बताया उसके बाद से भी ना, जब मैंने बताया, बता तो दिया, फिर उसके बाद से दीदी के अचानक एकदम हॉस्पिटल गए टाँके कटवाने के लिए, तो वहाँ पे पता चला दीदी के अंदर के टाँके पक चुके हैं। और उसके बाद से फिर एडमिट कर दिया और हॉस्पिटल में उसके बाद से हम लोग 15 दिन रहे। वहाँ पे मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई ना, मैंने खाना नहीं खाया। हॉस्पिटल का जब खाना आता था ना, स्मेल लगती थी। मैं अगल-बगल के जब रूम अगल-बगल वाले खाते थे बेड वाले, तो मैं सोचती थी कैसे खा लेते होंगे। उस समय मैं चली जाती थी बाहर को, बहुत ज़्यादा अजीब-सा फ़ील होता था। पूरा दिन कुछ नहीं खाती थी, वीकनेस भी आती थी, सोने का मन करता था, लेकिन हॉस्पिटलों में सोने को भी नहीं मिलता था, ऑप्शन ही नहीं था। जैसे ही लेटते थे, एक छोटी-सी बेंच थी, दीदी के लिए बेड मिला था, मेरे लिए बेंच मिली थी। जैसे ही बेंच में लेटती थी ना, डॉक्टर आ जाते थे, नर्स आ जाते थे कि आप क्यों लेटे हो? आप मरीज़ को देखने के लिए आए हो तो मरीज़ को देखो। दोस्तों, उस समय बहुत सारी परेशानियाँ भी होती हैं और हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो मैनेज किया, मेरे को जैसे-तैसे दीदी को सही करना था, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, आदमी अंदर आ नहीं सकते थे हॉस्पिटल के अंदर और मैं अकेली ही थी, घर से भी कोई ऑप्शन नहीं था, मम्मी की ड्यूटी थी, घर में छोटे-छोटे बच्चे भी थे। तो इस वजह से फिर मैंने जैसे-तैसे सँभाला, मैंने कहा अगर मैं टूट गई, मैंने बता दिया सबको, तो शायद फिर परेशानियाँ बढ़ जाएँगी, दीदी का इलाज नहीं हो पाएगा और एक बार होता ही है जब इलाज रुक जाए ना जहाँ से, फिर मरीज़ भी अंदर से टूट जाता है, तो मैं नहीं चाहती थी दीदी अंदर से टूटें, हिम्मत बढ़ाती थी उनकी। तो दोस्तों कहीं न कहीं भगवान ने मेरी भी ये देखी तपस्या सच में और दीदी का भी देखा स्ट्रगल, तो भगवान ने साथ दिया और आज दीदी जो भी है भगवान की कृपा से सही है। उसके बाद से भी मैंने घर पे आके भी मतलब ये नहीं सोचा कि मेरी प्रेगनेंसी है, मैं रेस्ट करूँ, मैंने जितना हो सका दीदी के लिए केयर की है। शुरू के महीने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई, वंशु के पापा का ऑपरेशन हो गया, तो वंशु के पापा ना वंशु को दिल्ली ले आए। और वंशु की ज़िम्मेदारी भी मेरे पे हो गई थी उस टाइम में और दीदी की ज़िम्मेदारी भी खुद की भी। तो मैं बाज़ार भी जाती थी, जब मेरे को 3-4 महीने थे शुरू के, मैं बाज़ार भी जाती थी, हॉस्पिटल भी जाती थी, दिन भर बच्चे को भी देखती थी, ऊपर से व दीदी की भी केयर करती थी और वंशु के पापा की टेंशन अलग लगे रहती थी, क्योंकि होता ही है जब पति का इतना बड़ा ऑपरेशन होता है एक औरत का और उसके अंदर और सारी दिक्कतें चल रही होती है, तो उस पे क्या बीतती है सिर्फ़ वो ही जान सकती है। तो उस समय रोना भी आता था, लेकिन रो भी नहीं सकती थी क्योंकि दीदी थे सामने पे, बच्चा था। अगर मैं टूट जाती शायद दीदी को और वंशु को भी बहुत ज़्यादा
दुःख होता शायद वो भी अंदर से टूट जाते। तो बच्चे को मैं पार्क भी ले जाती थी, बच्चे के लिए पूरे शौक पूरे करती थी, उसको खिलाना-पिलाना उसके लिए भी कमी नहीं करती थी, ना दीदी के लिए करती थी। दीदी को बाहर अंदर हाथ पकड़ के लेके जाती थी, बाज़ार भी जाती थी, घर भी मैं वो रूम पे भी मैनेज करती थी सब कुछ। तो उस बीच मुझे बहुत सारी दिक्कतें हुई, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी प्रेगनेंसी है, मुझे रेस्ट करना चाहिए। मैंने सोचा अभी मुझे स्थिति सँभालनी है, क्योंकि यहाँ पे मैं देखने वाली अकेली हूँ और बहुत सारे लोगों ने ना मेरे इस मतलब स्ट्रगल को और दर्द को समझा भी, बहुत सारे लोगों ने हेल्प भी की। बहुत सारे लोग मुझसे हॉस्पिटल में भी कहते थे, जब अगल-बगल लोगों को पता चल गया था, बेड बेड वालों को, तो बोलते थे कि ना मानना पड़ेगा, तुम ऐसी कंडीशन में भी दीदी को और बच्चे को सँभाल ले रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों जब हिम्मत देने वाला भगवान ही है, उस समय भगवान जी ने हिम्मत दी। घर आने के बाद तो मेरी इतनी कंडीशन खराब हो जाती है, कितनी बार आप लोगों ने देखा होगा मुझे ग्लूकोज़ भी चढ़ गए, मैं एडमिट भी हो गई हूँ, इतनी दर्द हो जा रही है। लेकिन भगवान की कृपा से वहाँ पे मुझे भगवानों ने बहुत हिम्मत दी, तो मैं ये सब कर पाई और अच्छे से दीदी का इलाज किया और घर तक पहुँची। तो मैंने वहाँ पे भी वंशु के पापा को कभी टेंशन नहीं दी। जब इनका ऑपरेशन हुआ था, मैं कहती थी यहाँ सब सही हुआ। इनको चिंता तो लगे रहती थी, जब इनका ऑपरेशन हो गया, इनको होश आया ना, तो इन्होंने मुझे कॉल किया वंशु के पापा ने कि कैसी स्थिति है, दीदी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, बच्चे को क्या परेशानी हो रही है। तो मैं इनको हमेशा हिम्मत बताती थी, हमेशा हिम्मत बढ़ाती थी इनकी। कभी इनको अपनी दुःख तकलीफ नहीं बताती थी। होती बहुत सारी दुःख तकलीफ थी, मैं खाना नहीं खाती थी। दीदी मुझसे बोलते थे कि मेरे लिए नारियल पानी आ रहा है, इसको तू भी पी, अनार आ रहे हैं, इसको तू भी खा। जो भी रूम पे आते थे हमारे रिलेटिव मिलने के लिए, वो मुझसे बोलते थे तू क्यों नहीं खाती है, तू भी खाया कर। लेकिन दोस्तों जब भूख नहीं लगती है ना अंदर से, तो वही जानता है, मन करता था कि ये क्यों आ रहा है, क्यों, मेरे को तो भूख ही नहीं है बिल्कुल नहीं, मेरे मैं क्यों बना रही हूँ खाना, ऐसा भी होता था कभी-कभार। स्मेल लगती थी खाना बनाते-बनाते रोटी। पेट्रोमैक्स था उस समय दोस्तों, रूम पे छोटा-सा पेट्रोमैक्स लाए थे, उस पे मैं रोटी भी बनाती थी, चाय भी बनाती थी, बच्चे की खिचड़ी भी बनाती थी और किचन का काम वहाँ जो भी मतलब बर्तन वगैरह थे उनको भी धोती थी, झाड़ू-पोछा भी करती थी। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा उस समय तो कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन भगवानों ने ना साथ दिया है। तो मैं आज ये भी कहना चाहूँगी कि ना हम खुद को अगर मोटिवेट रखोगे ना अंदर से, ऑटोमेटिकली हिम्मत आएगी। अगर हमने खुद को तोड़ दिया ना अंदर से कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, अगर हमने पहले ऐसा सोच लिया ना, तो सच में कुछ नहीं कर पाएँगे। लेकिन अगर जहाँ से सोच लिया मैं कर सकती हूँ, ये तो मेरी ज़िम्मेदारी है, मुझे करना है, तो अंदर से हिम्मत ऑटोमेटिकली आती है। मैंने ना दिल्ली शहर देखा था दोस्तों, ना मैंने एम्स देखा था, ना मैं यहाँ से कभी दिल्ली अकेले गई थी। दिल्ली अकेले गई, वंशु के पापा घर आए तो एम्स में खुद से अकेले दिखाना, दीदी को रूम तक लाना और टेम्पू बुक करना, सब कुछ मैनेज किया। फिर उसके बाद से जब मेरे को मेरी प्रेगनेंसी का पता चला, खुद से अपना अल्ट्रासाउंड करवाना, अपने टेस्ट करवाना, अपने को दिखाना, ऊपर से मार्केट से सारी चीज़ें लेके आना ज़रूरत की। तो दोस्तों जब मैंने सीखा, मैंने कोशिश की तभी ये कर पाई। और मैं तो यही कहूँगी कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और हम लोग सोचते हैं नई जगह है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? लेकिन कोई भी नई जगह नहीं होती। अगर हम वहाँ पे जाएँगे शायद 1-2 दिन समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हमने कोशिश कर ली ना कि हम ये सब कर सकते हैं, वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, तो आसानी से चीज़ें हैंडल हो जाती हैं। आप लोगों को मैं वीडियो भी दिखाऊँगी, एक वीडियो क्लिप है इंस्टाग्राम पे, जब मैं जब मेरी 3 महीने की प्रेगनेंसी थी और मैं बैग में इतना सारा सामान भर के लाई थी अकेले। और उसके बाद से भी दोस्तों जब हम दीदी का इलाज करा के घर आए ना, यहाँ पे आने के बाद भी मुझे बहुत सारी परेशानियाँ हुई, लेकिन यहाँ पर ये था कि मम्मी का सपोर्ट था। मम्मी का सपोर्ट था, उसके बाद से वंशु के पापा भी यहाँ पर, जब अब घर पे जब दिक्कतें होती हैं, इनका भी पूरा सपोर्ट रहता है। कुछ भी दिक्कत होती है, परेशानी, तो पीछे से खड़े रहते हैं हमेशा। ज़रा-सी भी मेरे उनको भनक लगनी चाहिए बस कि हाँ, इसकी तबीयत खराब हुई, इसको दिक्कत हो रही, परेशानी हुई, तो मतलब मुझसे सीधे मना करते थे, रेस्ट करो, दिखाना है तुम्हें, इलाज करवाना है। तो दोस्तों सच में परिवार में तो सपोर्ट होता है, लेकिन जब एक प्रेग्नेंट औरत अकेले होती है, उस पे ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उस समय उसके पास दुःख होता है, तो उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और घर में भी आके भी आप लोगों ने देखा होगा मेरी कंडीशन कितनी खराब हो जा रही है। और इतनी कुछ टाइम पहले ही मुझे जब अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई, पता चला कि बेबी की धड़कन ही नहीं आई है। तो दोस्तों उस समय इतने सारे नेगेटिव ख़्याल आए ना दिमाग में, वो मैं ही जानती हूँ क्या बीती उस समय मेरे पे। तो दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूँगी, हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए, हमेशा पॉज़िटिव सोच होनी चाहिए। अच्छा होता है, भगवान अच्छा ही करता है और अपनों का साथ देना चाहिए हमेशा। तो दोस्तों जो भी है, आज भगवान की कृपा से हमारी दीदी इतना चल फिर पा रही हैं, इतना हल्का-हल्का रिकवर हो रही हैं।
तो दोस्तों कहीं न कहीं भगवान ने प्रार्थना सुनी, उस समय हमारा स्ट्रगल देखा। एक टाइम पे तो ऐसा आ गया था ना हमारे परिवार में, मतलब सबके हाथ-पैर छूट गए थे। दीदी की तबीयत खराब होना, वंशु के पापा का ऑपरेशन होना, मेरा प्रेगनेंसी का होना और दोस्तों यहाँ पे मम्मी का अकेला पड़ना घर पे। घर में पूरी उस समय जो ज़मीन मतलब खेती-पाती थी हम खुद से करते थे, तो पूरी खेती का लोड आना, बच्चों का प्रेशर आना घर में छोटे-छोटे बच्चों का और वहाँ पे जिया जी का एक बीमार बच्चे को देखना। तो दोस्तों उस समय की कंडीशन कैसी हो गई थी वो तो मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। लेकिन कहते हैं ना दुःख के बाद सुख तो आता ही है, तो दोस्तों भगवान ज़रूर हमको सुख के दिन भी दिखाएँगे। धीरे-धीरे सब कुछ हो ही रहा है आप लोग देख रहे हो, लेकिन अब दुःख तकलीफ छोटी-मोटी तो लगी रहती हैं। तो अभी के टाइम पे ही मुझे बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं, मैं बताती नहीं हूँ बहुत सारी चीज़ें क्योंकि वंशु के पापा जब भी मेरे को उनको ज़्यादा लगता है मेरे को प्रॉब्लम हो रही तो आप लोगों के बीच शेयर करते हैं। हम कुछ-कुछ ही चीज़ आप लोगों के बीच शेयर करते हैं लेकिन दिक्कतें हर दिन होती हैं, मुझे हर समय दिक्कतें होती हैं। मैं उठ नहीं पाती हूँ, मैं बैठ नहीं पाती हूँ अच्छे से, मुझसे ज़्यादा काम नहीं हो पाते, कुछ नहीं खड़े-खड़े मैं रोटी नहीं बना पाती हूँ और ना मैं कपड़े धो पा रही हूँ, बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं। मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन ऐसे कंडीशन में अगर पति का साथ हो, परिवार का साथ हो ना, तो उतना फ़ील नहीं होता। तो यहाँ पे आने के बाद अभी दीदी भी जब दीदी थोड़ा सही रहती हैं, वो भी मेरे को देखभाल ही करती हैं, पैरों में तेल वगैरह लगाती हैं मेरे जब मेरे को दर्द होती है या मेरे सर पे दर्द होती है। तो दोस्तों अभी मुझे 7 मंथ चला, अभी भी मेरे को उल्टियाँ हो जा रही, खाना खाते-खाते मुझे अजीब-सा हो जाता है, तो कभी मैं 1 रोटी, कभी आधी रोटी ऐसा भी खाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें भी मैंने छोड़ दी हैं इस बीच खानी। तो बाकी तो दोस्तों भगवान ही है करने वाले, जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो मेरी आज की वीडियो में मेरा एक संदेश ये भी है आप लोगों के लिए कि कभी अंदर से टूटना मत, हिम्मत लाना और हिम्मत देने वाले भगवान हैं। अंदर हमेशा पॉजिटिव सोच रखो, पॉजिटिव रहो, हमेशा अच्छा ही होगा आपके साथ। अगर अच्छा करोगे, अच्छा सोचोगे तो। और दोस्तों बाकी तो देखो भगवान ही है सब कुछ करने वाले, जैसा उन्होंने सोचा होगा वही होगा। लेकिन मेरे शुरू के महीने जो मैंने काटे हैं ना, बहुत सारी प्रेग्नेंट औरत कहती हैं मुझसे ये नहीं हो पा रहा, मुझसे वो नहीं हो पा रहा। दिक्कतें हर हर औरत को होती है क्योंकि जो ये 9 महीने का सफ़र होता है ये आसान नहीं होता है। एक माँ बनना आसान नहीं होता, बहुत सारे दुःख तकलीफ़ें, कष्ट होते लेकिन उन कष्टों में ना अपने को हमेशा पॉजिटिव रखो। कभी नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव थॉट मत लाओ, जितना हो सके अपने को स्ट्रॉन्ग रखो। और दोस्तों मतलब मम्मी और सभी लोग हमारे बहुत सारे लोग कहते भी हैं हमारे चाहने वाले कि सच में पूजा हिम्मत वाली है। उस समय दीदी का जो साथ दिया, दीदी के लिए जितना किया उसने अपने दुःख दर्द उस समय नहीं देखे। तो दोस्तों ऐसा होना चाहिए परिवार के लिए हर इंसान ने। क्योंकि अगर हमने अपने ही बारे में सोचा तो किस बात का परिवार, किस बात के हम अपने। तो देखो मैंने दीदी के लिए पूरा दिन-रात एक किया, उस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। लेकिन जब मैंने घर में बताया ना, जब मम्मी लोगों को पता चला तो मम्मी लोगों ने भी उस समय मुझे समझाया कि तुझे ना ऐसा नहीं करना चाहिए था पूजा। मम्मी लोगों को भी तीसरे महीने में पता चला जो मेरी प्रेगनेंसी का। यहाँ पे मेरी नंदों को, छोटी नंदों को तो उन्होंने मुझे डाँटा कि पूजा तूने ना ऐसा नहीं करना चाहिए, इतनी बड़ी बात छुपानी नहीं चाहिए और तूने जो खाना-पीना नहीं खाया कहीं न कहीं उससे दिक्कतें होंगी। तो घर पे आने के बाद ना अभी मम्मी, दीदी, वंशु के पापा मेरी प्रॉपर ख़्याल रखते हैं मेरा। हमेशा मुझे खाने-पीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ये खाओ, वो खाओ। तो दोस्तों बाकी तो परिवार का बहुत सपोर्ट है मुझे। तो ये थी मेरी आज की एक छोटी-सी वीडियो, यही संदेश था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि शुरू में कैसे मैनेज किया तुमने? कैसे सँभाल लिया खुद को और तुम्हें कैसे पता चला अपना प्रेगनेंसी का? तो दोस्तों बाकी मैं तो यही चाहूँगी कि स्वस्थ रहें सब लोग, किसी के घर में ऐसे दुःख तकलीफ ना आए, किसी को इतना कष्ट ना सहना पड़े जितना हमारे परिवार ने इस बीच सहा है। सब हैप्पी रहें, अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करें। तो दोस्तों कुछ ये थी मेरी आज की वीडियो, सोचा आपको अपनी जो शुरू की जर्नी है उसके बारे में भी कुछ बताऊँ क्योंकि उस समय ब्लॉग नहीं बनाया था, तो आज आप लोगों को वो भी पता चल गया। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, यही मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। और दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट तो हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। फिर मिलती हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।